जोहार, नमस्कार। ईश्वर के बाद अगर इस दुनिया में कोई ज़िंदगी देता है तो वो होता है डॉक्टर, और इसीलिए शायद डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। डॉक्टर आपके पास उस समय आते हैं जब शायद आप कई बार अपनी ज़िंदगी से उम्मीद खो देते हैं, आपके रिश्तेदार आपकी उम्मीद खो देते हैं, और उस वक्त डॉक्टर आता है और आप में पॉजिटिविटी लाता है और आपको एक नई ज़िंदगी प्रदान करता है। ऐसे ही एक डॉक्टर आज हमारे साथ आए हुए हैं, डॉक्टर कुमार विशाल, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ऑर्थोपेडिक साइंस डिपार्टमेंट के मेडिफर्स्ट हॉस्पिटल से। जोहार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। कुछ बताएंगे सर क्या आप अपने विषय में, कैसे डॉक्टर बने, या ये जर्नी कब स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर बनने का जर्नी? देखिए, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और फ़िलहाल मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिफर्स्ट हॉस्पिटल में हूँ। रांची में ये हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर बनने का जर्नी इज़ लाइक कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ उस जगह का नाम बेलागंज है, जो कि बिहार में है और गया ज़िला में आता है ये। तो वहाँ की बात करें तो हमारा गांव एक ब्लॉक है और वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, जिसमें हम लोग बच्चे थे और बचपन की समय है। तो वहाँ पर मतलब सालों बिजली नहीं आती थी, परेशानियाँ थी बहुत सारी। हमारे गांव में गिन चुन के एक MBBS डॉक्टर थे, डॉक्टर भवानी शंकर उनका नाम है, मुझे अभी भी अच्छे तरीके से याद है, और वो भी हर समय उपलब्ध नहीं रहते थे। तो शायद इंस्पिरेशन वहीं से आया। उनके पास जब हम लोग मिलने जाते थे, अपने किसी का भी, अपने परिजनों का या फिर खुद का इलाज करवाने जाते थे, तो वो शायद उनको लगता था कि वो हमें थोड़ा विस्तार में बताते थे, थोड़ा पढ़ाते थे, डायग्राम वगैरह बनाते थे। तो इंस्पिरेशन शायद वहीं से मिली कि डॉक्टर बनना चाहिए और अपने लोगों का सेवा ज़रूर करना चाहिए। तो शुरुआत शायद वहीं से हुई। आपने बताया बेलागंज से शुरुआत हुई, तो जहाँ तक मेरे को पता है जब आप छात्र रहे होंगे तो निश्चित ही बेलागंज में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं रही होंगी। तो उस कठिन परिस्थिति से ये प्रेरणा पाना और फिर वहाँ से आपकी पढ़ाई कैसे हुई, वहाँ से निकले कब आप, कुछ इसके विषय में बताएंगे क्या? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि बचपन से ही डॉक्टर बनने का निश्चित करके निकले थे। और एज ए स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में सुविधाओं की कमी तो थी, बहुत कमी थी। एक सरकारी स्कूल था जहाँ पर मूलभूत मतलब अध्यापक लोग थे, लेकिन बहुत ही अच्छा टीचिंग पैटर्न नहीं था और जानकारियों की अभाव तो थी। अगर हमें कुछ शिक्षक लोग घर पे ट्यूशन भी पढ़ाने आते थे, तो उस समय चीटिंग बहुत थी। बिहार बोर्ड में ये मान के शिक्षक जो ट्यूशन पढ़ाते थे, उनका एक काम होता था कि बच्चा को चोरी करवा के पास कर देना है। खैर, बहुत पुरानी बात हो गई है। तो हमारे समय जब हमने 10th लिखा था, इट वाज इन 1997, तो उसके एक साल पहले कुछ ट्रेंड बदल गया था और जो चीटिंग का व्यवस्था था पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, पूर्ण रूप से बंद था। तो जब हमने प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिखा था तो आई हैव गॉट 97th रैंक इन 110 बच्चे थे, उसमें 97 पोजीशन था मेरा। और हमारे जो शिक्षक थे जो हमको ट्यूशन पढ़ाते थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई इस साल तो एग्ज़ाम तुम मत लिखो बोर्ड का, तुम पास नहीं करोगे, नेक्स्ट ईयर लिखना। अच्छा, ये बात उन्होंने कही जो ट्यूशन पढ़ाते थे। और वो हमें लगभग 4 साल से ट्यूशन पढ़ा रहे थे। तो ये बात हमारी माता जी को मालूम चला कि भाई ऐसी बात है। तो शी वॉज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई आप पिछले 4 सालों से इसको पढ़ा रहे थे, तो क्या पढ़ा रहे थे, अब तक क्या समझ रहे थे। तो देन शी टुक द चार्ज ऑफ टीचिंग मी। शी वॉज अ ग्रेट स्टूडेंट इन हर टाइम, डेफिनेटली शी हैज़ डन graduation from Women's College Ranchi in science. So she was good in her studies. So she has taken in, she was in charge of my teaching.
और फिर शी हैज़ अरेंज्ड टीचर्स ऑल्सो। तो उस 2 महीने के स्पैन में हमने पूरा 10th मतलब बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की, मैट्रिक की और तैयारी उस समय 9th और 10th दोनों एक साथ कंबाइन करके मिला के आता था। तो हमारे लिए ये अच्छा था कि मैथ्स बिहार के बच्चों में अच्छा होता है, हर बच्चों से गणित का ही सवाल पूछा जाता है, तो दैट वाज क्वाइट गुड एंड रियल गुड बेस आई हैड। बाकी चीज़ों को माताजी ने और हमारे नए शिक्षकों ने पढ़ाया और हम अच्छे से भाई उसी साल पास कर गए विथ फर्स्ट डिवीज़न। मोस्टली 1 या 2 लोग ही पूरे बेलागंज से फर्स्ट डिवीज़न लाए थे, उसमें मैं था और एक और मेरा मित्र ही था, पंकज सिन्हा उसका नाम था। तो वी वर ओनली फर्स्ट डिवीज़न, रेस्ट ऑफ ऑल वाज, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे, बहुत कुछ हुआ था। खैर ठीक है, उस समय बीत गया और उसके बाद फिर वहाँ से जीवन की शुरुआत हुई। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं शायद मैं कुछ कर सकता हूँ, इतने सारे लोग थे। उसके बाद फिर जीवन आगे बढ़ा, पटना गए, पटना में 12th की पढ़ाई शुरू हुई, राम मोहन राय सेमिनरी, 97 to 99 बैच रहा मेरा 12th के लिए। अब हमारे जो शिक्षक थे वो मैम और सर बन गए थे, तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो गया। इंग्लिश मीडियम रहा, इंग्लिश मीडियम था और बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ लाइफ में। चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या किधर जाना चाहिए। इंटरनेट जो आज इतनी सुविधा है उस समय थी नहीं। तो इंटरनेट था। एक हाथ में इंग्लिश किताब होता था, एक हाथ में हिंदी किताब होता था, दोनों को पढ़िए समझिए। तो खैर समझते बूझते जीवन आगे बढ़ा और 10th के बाद 12th हुआ और फिर धीरे धीरे MBBS में एडमिशन हुआ। तो 12th जैसे जब आप 11th-12th आए तो आपने ऐसे भी कहा कि परेशानी तो हुई, क्योंकि हिंदी मीडियम से, खुद भी मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के 11th-12th साइंस में किया था, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी रहती है। बहुत बड़ी परेशानी। वो मतलब लगता है ना कि यहाँ पे थे और अचानक यहाँ खड़ा कर दिया गया। बिल्कुल। उसको आपने कैसे कोप अप किया? उसके लिए तो खैर मैंने बताया ना कि एक हाथ में हिंदी किताब होती थी, एक हाथ में इंग्लिश। चीज़ें आधी अधूरी समझ में आती थी। टीचर्स, फ्रेंड्स, इन लोगों से मिलते हुए हाथ में एक डिक्शनरी, हर चीज़ पलट के देखो। और टीचर्स ने हेल्प किया था, काफ़ी हेल्प किया था 12th में भी ठीक ठाक रैंक आया, ठीक परसेंटेज भी आया। और उसके बाद फिर देखिए ओवरऑल जब आप छोटे जगह से एक ऐसे माहौल में चले जाते हैं जो कि बहुत हाई फाई है। हमारे स्टैंडर्ड से तो अग्रवाल हाई स्कूल और राम मोहन राय सेमिनरी में तो कोई मैच था ही नहीं। आपको एक बहुत ही छोटे जगह से बहुत हाई फाई जगह में प्लेस कर दिया गया था। दे ऑल्सो यूज टू टेक एंट्रेंस एग्ज़ाम आप पास किए थे। तो समस्या ऐसा था कि वो समझना और उस चीज़ को मानना बहुत मुश्किल हो गया था कि हम इस इन्वायरमेंट में कैसे कोप अप करें। मतलब यू गेट शाई विथ मैनी ऑफ द थिंग्स। आपको लोगों से बात करने में भी थोड़ी झिझक होती थी, डर लगता, पूछने, समझने, बोलने, बताने, हर चीज़ में झिझक होती थी। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए आप अपने मित्रों से, जो आपके नए नए वहाँ पर मित्र बनते हैं, उनसे बात करना, अपने माहौल के लोगों को ढूंढना जो हिंदी मीडियम से पास आउट थे, उन लोगों के साथ उठना बैठना, उसके बाद साथ में ग्रो करना। और इवेंचुअली आप मार्क्स लाना इज़ डिफरेंट थिंग। आपको पढ़ाई का पैटर्न मालूम रहना चाहिए, कैसे पढ़ना है। लेकिन ओवरऑल जिसको हम बोलते हैं ना ग्रूमिंग जी। अब पटना के बच्चे थे और हम एक गांव के बच्चे थे, तो बहुत डिफरेंस था। वो ओवरऑल ग्रूमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसमें टीज़ करना, अपने आप में अंडर कॉन्फिडेंट समझना, मानना, आपको जो चीज़ आती भी है तो उस चीज़ को आप शेयर नहीं कर पाते थे, तो मुश्किल था निश्चित तौर पे। लेकिन आप कहीं ना कहीं वहीं से सीखते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होके भी कोशिश करते हैं कि भाई चीज़ें अच्छी हो। और शुरुआत तो जीवन की, खैर मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से
कि डिटर्मिनेशन सबसे बड़ी चीज़ है, आपका माइंडसेट एक चीज़ है। आप अगर आपको सुविधाएं मिले ना मिले, आप डिटरमाइंड रहें कि हमको ये चीज़ चाहिए। हमको नहीं मालूम था कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, हमें क्या चाहिए। हमें ज़रूर ये मालूम था कि भाई हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास करना है, दैट इज़ व्हाट आई न्यू, और वो हमको करना था। अब उसके लिए जो जो परेशानियाँ थी, सबसे बड़ा परेशानी तो हिंदी इंग्लिश का था। अब हम लोग जैसे 10th तक आप लिवर को जिगर और किडनी को गुर्दा बोलते थे, तो वहाँ पर ये समस्या थी कि किडनी क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, वो समझना बहुत मुश्किल, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। वो ट्रांजिशन फेज़ में ही 4-5-6 महीने चले जाते हैं। धीरे धीरे जब लोग भी आपको जानते हैं, आपके अंदर जब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है, तो दोस्त बनते हैं, माहौल फिर बनता है। फिर आपको मालूम है कि आपको पढ़ाई करना है, आपको कम से कम इतना तो ज़रूर करना है कि भाई आप फेल ना हो जाएं, आपका रैंक थोड़ा ठीक हो, आपकी परसेंटेज ठीक हो। आप उस मोटिव से पढ़ाई करते हैं। हमने भी उसी मोटिव से पढ़ाई की और ठीक ठाक 72 या 73% बीइंग, वो भी बिहार बोर्ड था, ठीक ठाक 12th में रैंक आया था, मतलब मार्क्स आए थे। और फिर क्या कहते हैं, जर्नी आगे बढ़ी, 12th मार्क्स आया। फिर थोड़ा हमारे एक चाचा जी थे, उन्होंने शायद ही हैज सीन लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट आई वॉज, तो ही हैज़ काउंसल्ड मी कि भाई तुम साइंस शायद यू आर नॉट एबल टू कोप अप, यू जस्ट ट्रांसफर योर सेल्फ, मतलब यू चेंज योर डिपार्टमेंट, यू चेंज योर स्ट्रीम, यस, तो you change your stream. So he was that time the aspirant of CA candidate. तो he has counseled me. तो थोड़ा मुझे लगा कि नहीं, इनकी बातें ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। तो I have changed the stream and I opted commerce. And that time I came to Ranchi for CA foundation course. Okay. And I have taken an admission with एक ककानी मैडम थी, जो कि ओवरब्रिज के पास उनका कोचिंग सेंटर था। तो वहाँ पर आई हैव स्टडीड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। अगेन आई वाज नॉट हैप्पी, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, अंदर से मुझे लग रहा था कि आई एम मिसिंग समथिंग एंड दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वन डे आई हैव डिस्कस्ड विथ माई मदर एंड फादर। माई मदर हैज़ सपोर्टेड मी in my every decision since beginning, there's no doubt. She is my strength, she is my pillar of my life, and I definitely love her a lot because she has done every single thing for me. हर बेसिक चीज़ें समझाना, बताना, तो I just share my every thought to her. तो अगेन इस साइड, मतलब बच्चे डर जाते हैं ना कि हमने स्ट्रीम चेंज किया है और फिर हमको ये भी अच्छा और ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो व्हाट टू डू। तो आई आस्क्ड माय मदर, तो शी वाज आल्सो कंफ्यूज्ड कि व्हाट ही वांट टू से। अब इसको साइंस नहीं अच्छा लगा, अब कॉमर्स भी अच्छा, तो आर्ट्स लेगा क्या, काइंड ऑफ टैबू है। तो आई सेड कि नहीं वो नहीं करना है, आई जस्ट वांट टू रीजॉइन माय साइंस थिंग व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज हैप्पी देयर। तो शी ऑल्सो बिकम रियली हैप्पी, और उसके बाद फिर मुझे उठा के पटना शिफ्ट करा दिया गया। अच्छा, मतलब 1 साल रांची में रहने के बाद वापस आप आई वेंट टू बैक टू पटना। देन आई हैड बहुत सारे दोस्त थे पटना में, अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, और उस समय थोड़ा अजीबोगरीब दुनिया भी था, लोगों को पढ़ाई से कम और मस्ती में ज़्यादा मन लगता था। पटना पहुंच गए, बहुत सारे दोस्त बन गए, मस्ती अधिक होने लगी, पढ़ाई कम होने लगी। खैर, लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, हमारी एक मित्र थी और उनकी एक सिस्टर थी, मेरी सिस्टर। हमारा जब बेला में ही हम लोगों का घर आमने सामने था जी, तो दे वर वेरी गुड स्टूडेंट एंड दे वर ऑल्सो मेडिकल एस्पिरेंट, और दे हैव कंटिन्यूड देयर स्टडीज़ इन डेफिनेटली
इन फॉर मेडिकल प्रिपरेशन। तो जब मैं पटना शिफ्ट हुआ तो दी से मिला, तो दे हैव स्टार्टेड गाइडिंग मी ऑलरेडी। आई हैव वेस्टेड माई 1 year इन doing stupid thing from shifting from commerce and science. So they started teaching me, guiding me. Most of the time I used to stay with them. और फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, कोचिंग वाले जो पढ़ाते थे वो सीखना समझना शुरू किया। थोड़ा आप कॉन्फिडेंस की कमी उस समय भी हो गई थी क्योंकि आपने स्ट्रीम चेंज किया था और चीज़ें लगती थी कि मेरे से नहीं होगा, बहुत सारा दिमाग में चलते रहता था। एंड दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल। अगेन आई हैड ए सेम थिंग कि भाई कुछ तो करना ही है। 10th किया, 2 महीने पढ़ाई करके 12th किया इतने मुश्किल से, अब मेडिकल की तैयारी करनी थी। तो मन में था कि इसको करना तो है ही हर हाल में। और जब आप थोड़ा सा अच्छे से मार्क्स वगैरह लाते हैं तो वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहता है कि जब आपने वो किया है तो ये भी हो जाएगा, कर लेंगे। तो आपको एक्चुअली एंड रिजल्ट नहीं मालूम होता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड रहता है कि ये भी हो जाएगा। तो वो ये पटना रांची के चक्कर में ऐसा हुआ था कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में मालूम भी नहीं था। 6 महीना 8 महीना तैयारी में ही लग गए। तो हमारी दी ने बताया कि भाई कर्नाटक वाला एग्ज़ाम है, फॉर्म भरो। अच्छा खासा पढ़ाई हो गया 6-8 महीना में। तो जैसे दीदी पढ़ाया करती थी, दोस्त लोग, कोचिंग सेंटर्स चल रहा था, अच्छा चल रहा था पढ़ाई लिखाई। तो उस समय तक ऐसा था कि शी हैज़ गिवन मी अ मॉक टेस्ट, माई एल्डर सिस्टर। शी इज़ नॉट माई रियल सिस्टर, हम लोग नेबर्स थे। तो शी हैज़ गिवन मी अ मॉक टेस्ट कि इसको बनाओ, इतने दिन तुमको पढ़ाए, क्या किए नहीं किए देखें। तो आई हैव स्कोर्ड गुड, सेटिस्फैक्ट्री उनके अनुसार से। तो बोले कि यार ये तो बहुत अच्छा मार्क्स है, तुम कोई फॉर्म भरे ही नहीं हो पहले वाला, कर्नाटका वाला एग्ज़ाम आ रहा है, लिखो इसको। तो हम लोग तीनों फॉर्म भरे और पहुँचे बैंगलोर एग्ज़ाम लिखने के लिए। अच्छा था सब कुछ, एग्ज़ाम लिखे और फिर वापस आ गए घर। ट्रेन की सुविधा थी, 3 दिन पहुंचने में लगता था बैंगलोर फ्रॉम पटना। तो 3 दिन में पहुंचे थे, फिर वापस 3 दिन में आए, तो सब कुछ ठीक था। रैंक मतलब रिज़ल्ट आया तो आई डोंट नो हाउ बट आई हैव गॉट 16th रैंक इन CET ऑल इंडिया दैट टाइम। Wow, that's good. So it was very surprising for me and surprising for them also. And but unfortunately, दी का सिलेक्शन नहीं हुआ। I am really sad, still I am sad, but ठीक है जो हुआ। तो उसके बाद फिर they have given the inspiration, चलो अच्छा है तुम्हारा हुआ, जाओ पढ़ो आगे। फिर केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में मैंने एडमिशन लिया, किम्स बैंगलोर। और जीवन की शुरुआत हुई। थोड़ी सी लाइफ जो है मेरी ट्रैजिक है बहुत, हर स्टेप में एक नया ट्रेजेडी आ जाता है। तो 10th का ट्रेजेडी था, 12th का ट्रेजेडी था। मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने दिया और उसके बाद आफ्टर द एग्ज़ाम ऑफ मतलब 15-20 दिन के बाद मेरी एक सिस्टर की शादी थी, हमारी बुआ जी की बच्ची की शादी थी इन आरा। तो वहाँ हम गए थे। आई डोंट नो हाउ आई हैव डेवलप्ड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, एंड आई बिकेम अनकॉन्शियस। तो मुझे पटना लेके रास्ते में लाया गया। रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगी एंड आई बिकेम अनकॉन्शियस। तो फिर वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, राजेश्वर हॉस्पिटल, राजेंद्र नगर स्टेशन के अपोजिट नया हॉस्पिटल खुला था। तो वहाँ मुझे एडमिट कराया गया। तो दे हैव डन सम इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस वाज सेरेब्रल मलेरिया, और सिटी स्कैन वगैरह में हुआ था तो देयर वाज इन्फार्क्ट इन माय ब्रेन। उस समय तो समझ में नहीं आ रही थी बात, अब तो समझ में आती है। इन्फार्क्ट क्या होता है, मतलब इसको अगर लेमैन को समझाना। इन्फार्क्ट मतलब वन पार्ट ऑफ ब्रेन, राइट साइड ब्रेन में
ब्लड सप्लाई बंद हो जाना, मतलब ब्रेन अच्छा। डेड हो जाना, उस थोड़ा सा एरिया मेरा डेड हो गया था, ऐसा उन लोगों ने बोला। एंड आई वॉज इन ICU फॉर नॉट लेस देन 10-15 days, और इनिशियली आई वॉज ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट फॉर 3 days मोस्टली, एंड आई वॉज अनकॉन्शियस फॉर आफ्टर द वेंटिलेटर सपोर्ट। मेरी ब्रीदिंग वगैरह ठीक हो गई थी। आई वॉज स्टेबल बट नॉट कॉन्शियस फॉर अनदर 10 days। जब आई वॉज अनकॉन्शियस तो हमारे पेरेंट्स को डेफिनेटली काउंसिल किया गया, बताया गया कि भाई ये उठेगा तो बोल पाएगा कि नहीं, देख पाएगा कि नहीं, वी डोंट नो, चल पाएगा कि नहीं, वी डोंट नो। तो खैर ठीक है। वन फाइन डे आई जस्ट ओपन माई आईज एंड आई सॉ माई डैड स्टैंडिंग देयर। आई सेड पापा। तो सब कुछ नॉर्मल था, एवरीवन वाज रियली हैप्पी, डॉक्टर्स वर सरप्राइज कि भाई इतना अच्छा खासा इन्फाक्ट एंड ही इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो बात समझ में आई कि चलो ठीक है, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ गुड, थिंग्स टू सेलिब्रेट। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, घर आया। पटना में ही मैं एक जैसे बच्चे रहते हैं तैयारी के समय, एक रूम था, वहीं पर मेरा भी कमरा था, भूल गया मैं उस जगह का नाम। तो वहाँ पर ही मैं वापस आया, सब दोस्त मिलने आए। तो एक लड़का आया मेरे से मिलने, तो मैंने पूछा कौन है भाई, इसको नहीं जानते हैं, कौन है ये? तो बोला कि यार मजाक मत करो, 6-8 महीना से तुमसे दोस्ती है, कैसी बातें कर रहे हो? तो मैंने फिर से पूछा कि नहीं यार, हम तुमको नहीं जानते। तो बोला कि फिर आई हैव रियलाइज्ड कि आई हैव लॉस्ट रीसेंट मेमोरी, मतलब साल भर की मेमोरी जो होती है, साल 1.5 साल की मेमोरी, आई हैव लॉस्ट इट। तो जो भी पुरानी मेमोरीज थी सारी, लेकिन 1.5-2 साल की मेमोरी का कंप्लीट लॉस हो गया था। आई वॉज नॉट एबल टू कोरिलेट, सिंक्रोनाइज, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा था, चीज़ें याद नहीं रहती थी। अब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट वॉज 16th ऑल इंडिया रैंक CT। तो एडमिशन लेने पहुंच गया बैंगलोर, एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया। अब व्हेन आई स्टार्टेड कॉलेज इट बिकेम रियली डिफ़िकल्ट। आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आई वॉज नॉट एबल टू रिमेंबर थिंग्स। हमारी पढ़ाई भी तो आई वॉज नॉट वेरी स्टूडियस, एंड शुरुआत से पढ़ने वाला बच्चा, स्ट्रगल करके पढ़े, 2-4-6 महीना पढ़े, उसी से जो रैंक आया था, सब कुछ दिन रात पढ़ने की आदत आज भी है। जब आज भी मैं बहुत रेगुलर नहीं पढ़ पाता, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा हैबिट हो गया है शायद कि आई कैन स्टडी फॉर आवर्स एंड आवर्स फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। आई स्टडी फॉर 1 month, 1.5 month, और मैं उसमें पढ़ता हूँ 20 घंटे, 18 घंटे, नॉन स्टॉप पढ़ाई होती है। तो आदत भी उसी टाइप से हो गई थी, और शायद वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो जो मैंने पढ़ा था मैं सब भूल गया, एक साल वाला चीज़ नहीं याद है। साल 1.5 साल की मेमोरी कंप्लीट लॉस। व्हेन आई रीच्ड कॉलेज आई हैड सो मेनी, मतलब यू हैव एक्सपेक्टेशन राइट, एंड यू हैड अ वेरी गुड रैंक, 16th rank all over, and you are the top ranker amongst top ranker, and you cannot answer, you cannot understand, you cannot correlate things, so thing becomes suspicious. Then I had scrutiny for some fake candidate. This candidate has done something wrong, and by that he has got admission. So I had a scrutiny. People have taken me for toss, so many people around there, or I have been investigated for everything. My schooling, my 10th, 12th, then where I was admitted, whether I was saying right or wrong, medical history. Then they have done my CT scan there in Bangalore to just confirm that whatever the history I'm given is correct. So the college administration did it? Not college administration, it was like for जो कर्नाटका मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक कमेटी बैठी थी। Okay.
So those people have done such sort of investigation for me, and they found, yes, there is a medical history. So they have given me a time. Ki if you are not able to understand the subject because you had a good brain damage, and if you cannot recover in another 1 year or so, or if you don't pass for consecutive 3 exams, then will not able to continue with you. So that letter I have got. They have given in written that we'll give you maximum chance of 3 chance we'll give. मतलब 1.5 year. And I believe that is fair enough. If you are failing again and again, and if you are not able to cope up, that time it was really harsh statement what I felt, but I feel that was a real good statement. If you are not able to continue, means if you are not able to pass in your exam, 3 exams for repeated 3 times, then definitely you should change your stream and you should consider yourself you are not meant for this. Something better, something other is true. Good. So that was in means the moment I've taken exam, this scrutiny has all happened. और फिर मतलब ये एग्ज़ाम्स होते हैं ना आपके सेमेस्टर्स एग्ज़ाम जी, तो आई हैड परफॉर्म वेरी बैडली. आई यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड, जहाँ पर चीज़ें बहुत सिंपल वे में अच्छे से याद हो जाती थी और समझ में आ जाता था. आई वॉज कन्फ्यूज विद द बुक्स, आई वॉज कन्फ्यूज विद स्टेटमेंट, आई वॉज कन्फ्यूज मैनी ऑफ द थिंग्स. कॉन्फिडेंस लेवल हैज़ कम टू एकदम से धाराशायी होकर बर्बाद हो गया था. खुद में ही बहुत इरिटेशन होता था, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वही चीज़ समझ में नहीं आता था. आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सनट्रेट ऑन द थिंग्स. मुझे लग रहा था कि मैं कहीं बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ. चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई थी. Many of the times I think I'll leave this world and go away. I just wanted to run away. चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी because I was not able to concentrate in any of the thing. One day my mother has come to Bangalore. माँ पापा दोनों ही आए थे. तो मतलब मैं उस चीज़ को शेयर भी नहीं कर पा रहा था किसी से कि भाई मेरे साथ ये परेशानी हो रही है, ऐसी तकलीफ़ हो रही है. तो फिर शी हैज़ कम टू बैंगलोर टू जस्ट विज़िट मी. उसके साथ थोड़ी देर बैठे. माता जी ने पूछा एज यूजुअल कि समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको. बोले नहीं भाई, हर जगह तुम ही समझाती थी, अब समझाओ क्या करना है. तो शी वॉज लाइक कि शी हैज़ काउंसल्ड मी होल नाइट दैट डे. मुश्किल होता है बेटा, थोड़ा आराम से चलो, और जो भी मुश्किल हुआ है तुम्हारे साथ वो आम नहीं है. तो गिव सम टाइम, थिंग्स विल बिकम बेटर. ठीक है, थोड़ा समय और बीता. फिर आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स. फिर मैं सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था. फिर मैंने सोचा कि एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ते हैं. पढ़ने का तरीका बनाया चीज़ों को. मैं आई हैव स्टार्टेड ऑल अगेन फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम वेरी बिगनिंग. एक एक पेज का टारगेट करता था कि ये एक पेज पढ़ेंगे. एक पूरे बुक में एक पेज का टारगेट करके आई स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन. 3 सब्जेक्ट था उसमें पढ़ने के लिए, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी ऑफ कोर्स. तो आई हैव टारगेटेड 1 पेज इन अ डे एंड दैट हाउ स्टार्टेड. फर्स्ट ईयर फेल हुआ बहुत बुरे तरीके से, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों में फेल हो गया. थर्ड सब्जेक्ट वाज बायोकेमिस्ट्री. आई हैव पास्ड विद अ वेरी गुड मार्क. And that subject used to scare me a lot. सबसे ज़्यादा वही सब्जेक्ट डराता था. और मैं बहुत अच्छे से पास हो गया. I was really happy कि चलो I can do something and I'll succeed. I have got that confidence. After passing in biochemistry exam,
मुझे खुशी इस बात से थी कि जो सब्जेक्ट मुझे इतना अधिक डराता था उसमें पास हो गया, तो मैं इन दोनों बाकी सब्जेक्ट दो में भी ज़रूर निकाले। पास हो जाऊंगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, मुझे निकाला नहीं जाएगा।